हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ट्यूटोरियल जहाँ पे हम मल्टी थ्रेडिंग को डिटेल में कवर कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर। और इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें हमने बात किया था वोलेटाइल एंड एटॉमिक क्लासेस के ऊपर एंड किन किन इश्यूज को वो सॉल्व करते हैं उसके ऊपर। ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, जो कि पहला है मॉनिटर कॉन्सेप्ट। बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जावा में जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, ठीक है, उनके पास एक हिडन मॉनिटर होता है, ब्लैक बॉक्स काइंड ऑफ थिंग, और आप फ्लैग समझ लो, ठीक है, जिसके हेल्प से हम सिंक्रोनाइजेशन को अचीव कर पाते हैं। ठीक है। वो होता क्या है, आइए अब डिटेल में बात करते हैं। हम एक प्रॉब्लम से समझेंगे कि मॉनिटर कॉन्सेप्ट और लॉक और लॉकिंग किसको बोलते हैं। ठीक है। सो लेट्स से आपके पास एक डेटा है, ठीक है, एंड इस पे मल्टीपल थ्रेड्स, थ्रेड ए, थ्रेड बी, थ्रेड सी, मल्टीपल थ्रेड्स इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है। रीड एंड मॉडिफाई दोनों कर रहे हैं। ठीक है। ऑफ कोर्स ये किसी एक, लेट्स से ये किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्टेट वेरिएबल है, ठीक है, मींस इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है। एंड देन इस ऑब्जेक्ट के इस फील्ड पे ये सारे थ्रेड्स वर्क कर रहे हैं, रीड मॉडिफाई हर तरह की वर्क कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी होता क्या था, क्योंकि मल्टीपल थ्रेड्स एट अ सेम टाइम उस डेटा को एक्सेस और मॉडिफाई करते थे, जिस वजह से हमें रेस कंडीशन मिलती थी। ठीक है। नाउ उसके लिए हमने देखा कि वोलेटाइल हमें कैसे हेल्प कर सकता है, एटॉमिक क्लासेस कैसे हेल्प कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिंक्रोनाइजेशन कैसे हेल्प कर सकता है। लेट्स से ये आपकी डेटा है जो एक किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है। लेट्स से इस पे मल्टीपल थ्रेड्स रीड एंड राइट परफॉर्म करना चाहते हैं, राइट। तो सिंक्रोनाइजेशन क्या करता है, या मॉनिटर कॉन्सेप्ट या लॉकिंग क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट पे एक लॉकिंग मैकेनिज्म रहता है, एक लॉक रहता है। ठीक है। अभी क्या होता है कि जैसे ही ये जो थ्रेड है इस डेटा के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करेगा, वैसे ही ये लॉक इनेबल हो जाता है। ठीक। उस टाइम पे अगर कोई दूसरा थ्रेड उस डेटा के ऊपर वर्क करने के लिए जाएगा, देन सीपीयू उसे वेट मोड में डाल देगा। क्यों डालेगा? क्योंकि सीपीयू चेक करेगा इस लॉक को कि क्या इस ऑब्जेक्ट पे कोई ऑलरेडी थ्रेड है जो रन कर रहा है या एग्जीक्यूट कर रहा है। कोई ऑलरेडी एक थ्रेड है जो इस लॉक को एक्वायर किया हुआ है इस ऑब्जेक्ट पे। अगर हाँ, देन इस ये थ्रेड को सीपीयू बोलेगा कि यू नीड टू वेट। ठीक है। ये वेट तब तक करेगा जब तक ये थ्रेड ए अपना वर्क करके निकल नहीं जाता। जब ये थ्रेड ए सक्सेसफुली इस ऑब्जेक्ट से इस डेटा के ऊपर मॉडिफिकेशन या जिस तरह का ऑपरेशन करना चाहता है वो करके जब बाहर आ जाएगा, देन ये लॉक रिलीज हो जाएगा। और जैसे ही ये लॉक रिलीज होगा तो सीपीयू को पता है कि थ्रेड बी भी वेट कर रहा है इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, तो ये फिर थ्रेड बी को एक्सेस दे देगा, इन द सेम वे लॉक को ऑन कर देगा। ठीक है। ताकि कोई और थ्रेड सेम टाइम पे उस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर किसी भी तरह का ऑपरेशंस ना कर पाए। तो यहां पे क्या हुआ, सीरियलाइजेशन हुआ। ठीक। मींस सीरियलाइज वे में हम डेटा के ऊपर एक्सेस दे रहे हैं वन आफ्टर अनदर, जिसके कारण हमें रेस कंडीशन नहीं आएगी। ठीक है। क्योंकि इस डेटा के ऊपर हम एक्सेस एक के बाद एक दे रहे, एक साथ नहीं दे रहे हैं। जहां पे कंकरेंट एक्सेस मिल रही थी वहीं पे रेस कंडीशन आ रही थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कंकरेंट एक्सेस हम रोक दिए देना, तो अब ये पूरा डेटा के ऊपर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होगा उसमें कभी भी रेस कंडीशन नहीं आएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंक्रोनाइजेशन हमें दो चीज की गारंटी देता है। ठीक है। पहला क्या है, विजिबिलिटी की गारंटी देता है। मींस अगर कोई थ्रेड किसी भी डेटा के ऊपर किसी भी तरह का ऑपरेशंस कर रहा है और वो डेटा को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये विजिबिलिटी की गारंटी देता है कि जब भी कोई दूसरा थ्रेड उस डेटा को रीड करेगा तो वो हमेशा लेटेस्ट डेटा मिलेगा उसे। ठीक है। देन दूसरा हमें एटॉमिसिटी की गारंटी देता है कि जितने भी ऑपरेशंस हम उस डेटा के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे एटॉमिक वे में परफॉर्म होंगे। मींस
सारे ऑपरेशंस आइदर सक्सेसफुल होंगे और फेल होंगे, इन बिटवीन नहीं होंगे। ठीक है। सो अभी आगे 3 फ्लेवर है सिंक्रोनाइजेशन के। ठीक है। आप 3 तरीकों से सिंक्रोनाइजेशन को यूज कर सकते हो। पहला ब्लॉक लेवल पे, दूसरा मेथड लेवल पे, तीसरा क्लास लेवल पे। ठीक है। आप सिंक्रोनाइजेशन को 3 तरीकों से यूज कर सकते हो। पहला ब्लॉक ऑफ कोड के ऊपर, दूसरा मेथड के ऊपर एंड तीसरा क्लास के ऊपर। ठीक है। अभी क्या है, बारी बारी से हम समझते हैं। ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन को यूज करने के लिए हमें सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। सो ब्लॉक ऑफ कोड के ऊपर आप कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ब्लॉक ऑफ कोड के ऊपर आप ऐसे यूज कर सकते हो। सो लेट्स से आपके पास कोई मेथड है, पब्लिक वॉइड विड्रॉ अमाउंट, राइट। अभी क्या होगा, यहां पे इफ बैलेंस is greater than equal to amount, then this dot balance minus equals to amount, else system dot out dot print ln insufficient fund। आपके पास ये पर्टिकुलर मेथड है किसी क्लास में लिखा हुआ है जहां पे आप विड्रॉ फंक्शनैलिटी को यूज कर रहे हो। आपको एक पैरामीटर में अमाउंट दिया जाएगा, उसको आपको चेक करके विड्रॉ करना है अमाउंट, या तो आपको आउटपुट देना है इनसफिशिएंट फंड। यहाँ पे एटॉमिसिटी नहीं है किसी भी तरह का, ना कि वोलाटाइल हम यूज किए, ना एटॉमिक क्लासेस का यूज किया, ना सिंक्रोनाइजेशन का। तो यहाँ पे रेस कंडीशन आएगी। ठीक, हमने पीछे के लेक्चर्स में बात किया है कि कैसे आएगी। नाउ अभी क्या है कि ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक ऑफ कोड लेवल पे हम सिंक्रोनाइजेशन लगाएंगे। तो उसका जो स्ट्रक्चर है सिंक्रोनाइजेशन लगाने का वो ये है, हम लिखते हैं सिंक्रोनाइज्ड। यही स्ट्रक्चर होता है सिंक्रोनाइजेशन लगाने का। सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का हम यूज करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट पे लॉक लगाना है वो ऑब्जेक्ट, और किन इंस्ट्रक्शंस को प्रोटेक्ट करना है वो। ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि रेस कंडीशन जितने भी होंगे वो इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड से आएंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंक्रोनाइज्ड एंड देन दिस एंड देन दिस, सो दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है। हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को एक सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर लिख दिया। सिंक्रोनाइज्ड लिखा हमने कीवर्ड, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर लॉक लगानी है। मैंने दिस का यूज किया जो कि सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। ठीक है। तो अब जब भी कोई थ्रेड पर्टिकुलर इस ब्लॉक ऑफ कोड में एंटर करेगा तो हाई लेवल पे, ऑब्जेक्ट लेवल पे लॉक लग जाएगा। दूसरा थ्रेड इस पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि लॉक लगा हुआ है। अनटिल एंड अनलेस पहला थ्रेड इस ब्लॉक से बाहर चला जाए। ठीक है। वो बाहर जाएगा तो वो लॉक हटेगा। अब लॉक हटने के 2 मेन रीजंस होते हैं, या तो वो सही तरीके से बाहर चला जाए, सारा मेथड, सारा ब्लॉक ऑफ कोड वो एग्जीक्यूट करके बाहर चला जाए, या तो अनवांटेड एक्सेप्शंस आ जाए। ठीक है। जिसके वजह से उस थ्रेड को उस ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर फेंक दिया जाए। ठीक है। मेथड लेवल पे, अब मेथड लेवल पे क्या होता है कि हम इस ब्लॉक ऑफ कोड के ऊपर सिंक्रोनाइजेशन लगा के हम इस मेथड के ऊपर सिंक्रोनाइजेशन लगा देते हैं। सो लेट्स से यहाँ पे हम सिंक्रोनाइज लिख दिए। ठीक है। सिंक्रोनाइज लिख दिए यहाँ पे मेथड के ऊपर डेफिनेशन में, पब्लिक वॉइड सिंक्रोनाइज विथड्रॉ अमाउंट इंट अमाउंट, राइट। अभी क्या है कि इसमें कैसे हमें पता चलेगा कि वो लॉक किस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगी। तो ये लॉक उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगी जो ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल करेगा, राइट। ये पर्टिकुलर मेथड किसी न किसी क्लास फाइल में लिखी होगी। उस क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट होगा, अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप ये मेथड कॉल करोगे और उस ऑब्जेक्ट को मल्टीपल थ्रेड में आप पास करोगे, तो यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लॉक लगेगा और ये मेथड का जो भी एग्जीक्यूशन होगा वो सीरियलाइज्ड वे में होगा, 1 by 1 होगा हर एक थ्रेड से। ठीक है। अब थर्ड पार्ट है क्लास के ऊपर सिंक्रोनाइजेशन लगाना। ठीक है। क्लास के ऊपर हम सिंक्रोनाइजेशन कैसे लगा सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे आपके पास एक वेब सर्वर है जहां पे हर रिक्वेस्ट को आप काउंट कर रहे हो और एट द एंड आपको देखना है कि कितने रिक्वेस्ट आपके वेब सर्वर्स को हिट किए। तो उसके लिए आपने क्या किया, एक क्लास
रिक्वेस्ट काउंट का एक क्लास बनाया, उसमें आपने एक स्टैटिक वेरिएबल रखा रिक्वेस्ट काउंट, ठीक, एंड गेटर और सेटर मेथड रखा, ठीक है। अभी क्या है कि आपने इस सेटर मेथड पे सिंक्रोनाइजेशन लगा दिया। अब इस आपने इस स्टैटिक सेटर मेथड पे सिंक्रोनाइजेशन लगा दिया, जिसके वजह से क्या होगा कि ये जो लॉक लगेगी ना वो पूरे के पूरे इस क्लास के ऊपर लगेगी। दैट मीन्स इस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उन सब पे ये लॉक लगेगी। सो लेट्स से इस क्लास का आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। अभी क्या है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, मल्टीपल थ्रेड्स, इनमें मल्टीपल थ्रेड्स इनको एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये नंबर मल्टीपल रिक्वेस्ट है, ठीक है। अभी क्या होगा कि कोई भी थ्रेड जो सबसे पहले इस मेथड को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, वो इन पूरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लॉक लगाएगा। सो लेट्स से T1 ने ऑब्जेक्ट ए के सेटर मेथड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, देन बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट सी, सारे पे आपको लॉक लग जाएंगे। कोई भी थ्रेड किसी भी पर्टिकुलर दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ये पर्टिकुलर मेथड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। ये होती है क्लास लेवल की लॉक। अगर आप क्लास लेवल के ऊपर लॉक लगाते हो, सिंक्रोनाइजेशन का यूज करते हो, तो उनके सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लॉक लगती है। ब्लॉक ऑफ कोड के ऊपर सिंक्रोनाइजेशन लगाते हो तो उस पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर लगेगी। जो अगर आप मेथड के ऊपर लगाते हो तो वो मेथड जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल होगी उस ऑब्जेक्ट पे लॉकिंग लगेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं री इंट्रेंसी की मीनिंग क्या होती है। बहुत बार आपके पास इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि किस तरह की लॉक लगती है, ठीक है। तो जो भी लॉक लगती है सिंक्रोनाइजेशन के हेल्प से वो रीइंट्रेंट होती है। दैट मीन्स लॉक जो भी लगती है वो पर थ्रेड लगती है, राइट। लॉक पर इन्वोकेशन नहीं लगती। वन ऑफ द मेन रीजन है लॉक्स को रीइंट्रेंट रखने का, मीन्स लॉक पर थ्रेड रखने का, हमारे पास उप्स में इनहेरिटेंस की कॉन्सेप्ट है, राइट, ठीक है। सो लेट्स से आपके पास है क्लास ए, इसके पास एक मेथड है मेथड ए जो कि सिंक्रोनाइज्ड मेथड है, राइट। देन आपके पास है क्लास बी जो कि इसको एक्सटेंड किया हुआ है, एंड देन उसने फिर से सिंक्रोनाइज लगाया सेम मेथड के ऊपर, बस ओवरराइड कर दिया, ठीक है। अभी क्या होगा कि लेट्स से आपके पास थ्रेड T1 है, मैंने क्या किया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। देन उसके ऊपर मैंने मेथड ए को कॉल किया, ठीक है। और इस मेथड में सिंक्रोनाइज जो ओवररिडन मेथड है उसमें मैंने क्या किया, सुपर क्लास के मेथड ए को कॉल कर लिया, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये थ्रेड आएगा यहाँ पे इस मेथड में आएगा, क्योंकि ये सिंक्रोनाइजेशन है तो वो लॉक इनेबल कर देगा, राइट। नाउ इसको एग्जीक्यूट करते हुए अंदर आएगा, फिर वो देखेगा कि सुपर के मेथड ए को कॉल करना है, तो वो इस इधर कॉल करने जाएगा वो सेम थ्रेड, राइट। फिर वो इस मेथड में आएगा, राइट। अब क्योंकि ये फिर से सिंक्रोनाइज्ड है और ये लॉक ऑलरेडी लगा हुआ है तो ये मेथड को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए उसको, ठीक है। अगर वो नहीं करेगा तो वो वेट करेगा, क्या करेगा, ये वेट करेगा, ठीक है। ये यहां पे आके वेट करेगा, राइट। एंड सेम T1 यहां पे भी वेट कर रहा है, यहां पे भी वेट कर रहा है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ डेडलॉक बन जाएगा क्योंकि T1 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब यहां आएगा तो वो देखेगा लॉक लगा हुआ है और लॉक कौन एक्वायर किया, सेम थ्रेड T1। तो उसने खुद लॉक एक्वायर किया है, फिर से वो लॉक के लिए डिमांड कर रहा है, तो वो डेडलॉक सिचुएशन बन जाएगी जिसके वजह से ये पूरी की पूरे प्रोग्राम हैंग हो जाएगी, राइट। इसके वजह से री इंट्रेंसी का कॉन्सेप्ट है और लॉक पर थ्रेड है। तो लॉक पर थ्रेड, तो अगर सीपीयू देखता है कि क्या इस ये मेथड सिंक्रोनाइज है लॉक लगा हुआ है,
क्या लॉक जो एक्वायर करने वाला सेम थ्रेड है? अगर वो सेम थ्रेड है तो इसको वो अलाउ कर दे, सेम थ्रेड है तो। डिफरेंट थ्रेड है तो नहीं करेगा, सेम थ्रेड है तो अलाउ कर देगा, ठीक है। सो अगर आप जानना चाहते हो कि इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन इसकी कैसे काम करती है, तो काइंड ऑफ आप समझ लो, दो फील्ड रहती है, काउंट की फील्ड रहती है और एक ओनर की फील्ड रहती है बेसिकली, ठीक है। लेट्स से ये सिंक्रोनाइज्ड आपका ब्लॉक मेथड है, इसके ऊपर आप फिर से सुपर डॉट मेथड ए कॉल कर रहे हो, ठीक है। तो होता क्या है कि जब थ्रेड 1 यहाँ आता है तो ये काउंट बढ़ा देता है 1, ओनर है थ्रेड T1। फिर जब ये यहाँ पे आता है थ्रेड 1, तो ये सुपर के मेथड को कॉल करता है जो कि ऑलरेडी सिंक्रोनाइज्ड है। तो वो क्या करता है, क्योंकि एक लेयर और वो अंदर चला गया, तो उसको वो काउंट कर देता है 2, ओनर रहता है T1। देन जब वो वहां से बाहर आता है, सुपर के मेथड ए से जब बाहर आएगा अपना एग्जीक्यूशन खत्म करके, ये हो जाएगा बैक टू 1, ओनर रहेगा T1। जब यहां से भी बाहर एग्जिट ले लेगा तो ये काउंट हो जाएगी 0, ये हो जाएगी एम्प्टी एंड लॉक हो जाएगी ओपन, ठीक है। तो काइंड ऑफ ऐसा एल्गोरिदम बिहाइंड द सीन वर्क करता है। सो हमने बात किया सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर, कैसे उसमें एक मॉनिटर कॉन्सेप्ट रहता है, एक लॉकिंग कॉन्सेप्ट रहता है। जब भी कोई थ्रेड पर्टिकुलर सिंक्रोनाइज ब्लॉक ऑफ कोड या मेथड या सिंक्रोनाइज स्टैटिक मेथड के ऊपर कॉल करता है, देन उस टाइम पे ऑब्जेक्ट लेवल पे और क्लास लेवल पे लॉक लग जाती है, जिसकी वजह से दूसरी थ्रेड सेम पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से रेस्ट कंडीशन अवॉइड होती है एंड हमको एक प्रिडिक्टेड आउटपुट और प्रिडिक्टेड एग्जीक्यूशन मिलता है। नाउ अगर आपने ये देखा कि सिंक्रोनाइजेशन लगाने से हम रेस कंडीशन इजीली अवॉइड कर पाते हैं, बट आपको मन में आता होगा तो थ्रेड से बनाने के लिए हर मेथड को हम लोग क्यों ना सिंक्रोनाइज्ड कर दे। सिंक्रोनाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो है, बट आपको हमेशा अवॉइड करना है टू मच सिंक्रोनाइजेशन। बहुत ज्यादा सिंक्रोनाइजेशन का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि थ्रेड्स हमारा इसलिए है क्योंकि वो कंकरेंट एग्जीक्यूशन कर पाए, जिससे हमारा एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का फास्ट हो पाए। अगर आप सीरियलाइज एक्सेस दे दोगे वन आफ्टर अनदर तो वो प्रोग्राम स्लो हो जाएगी, और अगर आप बहुत ही ज्यादा सिंक्रोनाइज मेथड्स का यूज किए हो देन आपकी प्रोग्राम हमेशा स्लो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। देन इफ अ ब्लॉक ऑफ कोड ओवर मेथड, हमेशा आप प्रीफर करो कि ब्लॉक ऑफ कोड के ऊपर सिंक्रोनाइजेशन लगाना रेदर देन मेथड के ऊपर, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में मेथड के अंदर वो 2-3 ही इंस्ट्रक्शन होते हैं जो एक्चुअल स्टेट वेरिएबल्स के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। बाकी रेस्ट जितने भी होते हैं वो बस साइड इफेक्ट्स होते हैं और साइड बिजनेस लॉजिक होते हैं, ठीक है। आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि आप बहुत ही कम सिंक्रोनाइजेशन का यूज भी ना करो। तो एक बैलेंस वे में अगर आप सिंक्रोनाइजेशन का यूज करोगे देन आपका प्रोग्राम ऑप्टिमल परफॉर्म करेगा, उसके परफॉर्मेंस में भी इशू नहीं आएंगे और आपको कभी रेस कंडीशन जैसे इश्यूज के सामना भी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप 3 बातों का जरूर ध्यान रखना। सो हमने अभी तक बात किया 3 सॉल्यूशंस के ऊपर, वोलेटाइल, एटॉमिक क्लास एंड सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर, ठीक है। अब क्योंकि आपके पास 3 सॉल्यूशन है, 3 रूल्स हैं करेक्ट कंकरेंट प्रोग्राम्स लिखने का, तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैं कब कैसे किसको यूज करूं, ठीक है। तो आइए उस पर हम बात करते हैं। उसके लिए आपको 3 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। जब भी आप कंकरेंट प्रोग्राम लिखने जाओ आप ये 3 सवालों के आंसर्स जरूर ढूंढने का कोशिश करो, ठीक है। सो इन 3 बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, क्या जो भी इशू आ रहा है रेस कंडीशन का, क्या वो मेनली विजिबिलिटी की इशू है? अगर वो विजिबिलिटी की इशू है देन वोलेटाइल आप यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सेकंड, अगर कहीं पे आपको सिंगल मैथ ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, सिंगल वेरिएबल पे काम करना पड़ रहा है एंड ओल्ड वैल्यूज पे आपके न्यू वैल्यूज डिपेंड हो रहे हैं, देन उस कंडीशन में आप एटॉमिक क्लासेस का यूज कर सकते हो। देन तीसरा क्वेश्चन है कि क्या ये कंपाउंड एक्शन है, यहाँ पे आप 2 से ज्यादा वेरिएबल्स के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। आपके जो इंस्ट्रक्शंस है वो मल्टीपल लाइंस में स्पैन हुई है, उसमें आप कंपाउंड इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे हो, वहां पे आप इफ एल्स का ज्यादा यूज कर रहे हो, दैट की अगर ये है तो ये ऐसे, अगर नहीं है तो ऐसे। देन उस टाइप ऑफ सिनेरियोज में
आप प्रिफर करो सिंक्रोनाइजेशन का यूज करना, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज करना। सो अगर आप ये 3 क्वेश्चंस हमेशा अपने दिमाग में रखोगे तो आप कभी भी कंकरेंसी प्रोग्राम में गलती नहीं करोगे सॉल्यूशंस को यूज करने में। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। अगले वीडियो में हम बात करने जाएंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कंकरेंट प्रोग्राम्स, किन किन चीजों का यूज करके हम कंकरेंट प्रोग्राम्स को बना सकते हैं, कंकरेंट प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। अभी तक हमने मेनली थ्योरी के ऊपर बात किया, जहां पे हमने डिफरेंट एस्पेक्ट जाने, थ्रेड सेफ्टी के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में, एटॉमिसिटी के बारे में, वोलाटाइल एटॉमिक क्लास, सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। अब हम एक्चुअल में डीप डाइव करके हर एक छोटे से छोटे कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। हम कोड्स देखेंगे कि कैसे हम एक बेटर कंकरेंट प्रोग्रामिंग को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।